ना स्टार्ट करें ना बाईस को। चलिए, तो आज हम लोग का चैप्टर 2 चल रहा है जिसको हम बोलेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ आज हम लोग का चैप्टर 2 चल रहा है जिसका नाम होगा एलसीएम एंड एचसीएफ। चैप्टर 1 का पीडीएफ आज आपको मिल जाएगा क्वेश्चन का, जिसमें कम से कम 130 140 क्वेश्चन होगा। उसमें पीवाईक्यू और साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन दोनों मिला हुआ रहेगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं। एलसीएम एंड एचसीएफ चैप्टर 2 का नाम है। अगर हम यहां से दो पार्ट में डिसाइड करें तो एलसीएम हम इधर लिखते हैं और एचसीएफ हम इधर लिखते हैं। इसी में कॉमन बातें हैं। हम जानते हैं कि आप लोग निकालने जानते होंगे, लेकिन इसके बेसिक चीज़ों को पहले समझना शुरू कीजिए, क्योंकि बेसिक चीज़ से ही आपका सारा मटेरियल स्टार्ट हो जाएगा। तो बेसिक चीज़ समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत किसी को? जल्दी बताइएगा। विभाज्यता का नियम, ये नियम वो नियम हो रहा है, ठीक। एलसीएम एंड एचसीएफ समझिए। एलसीएम को हम हिंदी में हम लोग लोसो बोलते हैं, इसको हम लोसो बोलते हैं। कहीं कहीं अगर फुल फॉर्म पूछ दिया तो गए काम से, ये भी बात अब ये हम बोल देते हैं आपको। बहुत कम स्टूडेंट है जो इसके बारे में फुल फॉर्म को बता सकते हैं, और इसको हम बोलते हैं मोसो शॉर्ट में। एलसीएम को लोसो, इसको मोसो। इस एलसीएम का अगर आप देखना चाहते हैं, इस एलसीएम को अगर हम कैलकुलेट करें तो एल का मतलब होता है लिस्ट। एल का मतलब होता है लिस्ट या लोएस्ट। जो आपको अच्छा लगे वही लिख दीजिए। सी का मतलब होता है कॉमन। सी का मतलब होता है कॉमन। कॉमन का मतलब जो दोनों में हो। और एम का मतलब होता है मल्टीपल। एम का मतलब होता है मल्टीपल। तो अगर इसको आप ढूंढने की कोशिश कीजिएगा तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल को हम लोग क्या बोलेंगे? एलसीएम। जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो समझ लीजिए बात को। एचसीएफ हम जो लिखते हैं, एचसीएफ में एच जो है, एच का मतलब हाईएस्ट या हाई बोल सकते हैं, हाईएस्ट। सी का मतलब है कॉमन। सी का मतलब है कॉमन। और एफ का मतलब होता है फैक्टर। तो यहां से अगर हम बात करें तो कुछ हमको बात ये समझ में आता है। अगर इसमें हम बात करें तो ये बात हमको समझ में आता है कि लोएस्ट का मतलब होता है क्या? सबसे छोटा। लो मतलब कम, लोएस्ट मतलब सबसे कम। तो सबसे कम को बोल सकते हैं सबसे छोटा, सबसे कम को बोल सकते हैं सबसे छोटा। चलिए, उसके बाद कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में हो। कॉमन हम बोलते हैं ना कि आप में और उसमें कॉमन है। क्या कॉमन है? कि दोनों का शकल एक है, इसका मतलब शकल कॉमन है, व्यवहार कॉमन है, उम्र कॉमन है, ज्ञान कॉमन है, जो भी दोनों में रहेगा। तो कॉमन का हिंदी होता है उभयनिष्ठ। क्या होता है? उभयनिष्ठ। इसलिए इसी उभयनिष्ठ से बना है उभयचर प्राणी। उभयचर प्राणी ऐसा प्राणी जो पानी में भी रहे और जो जमीन पे भी रहे, इसलिए उसको उभयचर बोला गया। मल्टीपल का मतलब होता है गुना, और यही गुना से बना है यहाँ पे गुणज। क्या बना है? गुणज। तो यहां से हमको समझ में आया कि सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज ही क्या कहलाएगा? सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज ही क्या कहलाएगा? एलसीएम। मतलब अगर हम एलसीएम बोलें कि एलसीएम क्या हो जाएगा, तो एलसीएम जो होगा वो हम बोल सकते हैं कि सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणन। सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज, सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज ही क्या कहलाएगा? मेरा एलसीएम कहलाएगा। तो एलसीएम हमको समझ में आता है क्या? कि सबसे छोटा हमको आता है सर। अगर आप पूछिएगा 8 9 10 में सबसे छोटा कौन है, तो हम बोलेंगे 8 है। उभयनिष्ठ तो हमको समझ में आता है जो दोनों में आ जाए। लेकिन ये गुणज का मतलब क्या है? ये गुणज अगर क्लियर हो जाए तो ज़्यादा हमको बेटर होगा। बोले ठीक है, ये गुणज भी अभी क्लियर कर देते हैं। ये गुणज भी अभी हम लोग क्या करते हैं? क्लियर करते हैं। क्लियर है? यहाँ समझ में आया? कोई भी दिक्कत किसी को नहीं?
तो यहाँ से जब भी मेरा बात होगा एलसीएम निकालने का, तो एलसीएम निकालने में हमने दो चीज़ों का यूज करेंगे। एक तो कहीं भी क्वेश्चन में अगर सबसे छोटा लिखल रहे तो इसका मतलब इनडायरेक्टली वो हमसे एलसीएम पूछ रहा है, या किसी क्वेश्चन में गुणज लिखा हुआ है इसका मतलब वो एलसीएम पूछ रहा है। अब क्या है गुणज का मतलब, इसको हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हाईएस्ट का मतलब क्या देखिएगा, अगर हाईएस्ट आपसे पूछेगा, हाई का मतलब होता है सबसे अधिक या सबसे ज़्यादा, और हाईएस्ट का मतलब सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे ज़्यादा या सबसे अधिक, सबसे ज़्यादा या सबसे बड़ा बोल दो, सबसे बड़ा। कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, अभी आप तुरंत बोले हैं उभयनिष्ठ। और फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड, क्या होता है, गुणनखंड। अब यहाँ पे दो बात समझ में आया कि अगर आप HCF निकालना चाहते हैं तो HCF निकालने के लिए सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड ही HCF कहलाता है। मतलब क्या है, सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड, सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड ही HCF कहलाता है। अब आप बोलिएगा सर ये काहे आप बता रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि सीटेट जो एग्जाम में पूछता है वो डायरेक्ट आपको LCM और HCF निकालने के लिए नहीं देगा। LCM और HCF निकालने के लिए जो देगा उसका नाम है SSC CGL का एग्जाम, BPSC टीचर का एग्जाम, वो सब दे सकता है, लेकिन सीटेट नहीं देता है। सीटेट क्या करता है कि LCM क्या है पहले इस बात को समझो, हमें इसी बात पे क्वेश्चन पूछेंगे। एलसीएम के बातों से हम क्वेश्चन पूछेंगे, एलसीएम से न्यूमेरिकल हम नहीं पूछेंगे। इसके कॉन्सेप्ट को आप कितना बढ़िया जानते हैं उस पर हम क्वेश्चन पूछेंगे, इसलिए ये सब बताना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यही आपको क्वेश्चन में मिलेगा। जब क्वेश्चन मिलेगा तब छटपटाइएगा, सर क्या होता है उभयनिष्ठ, क्या होता है सर गुणनखंड, हमको तो पता ही नहीं चल रहा है, यहाँ तो लिख भी नहीं किया है एलसीएम निकालना है कि HCF निकालना है, तो क्या करें। तो उसी चीज़ के लिए हम लोग बेसिक से पढ़ते जा रहे हैं। तो समझिए, यहाँ से अगर आपको बोला जाए कि एलसीएम जब हमको निकालने बोला तो एलसीएम में एक बात हमको समझ में आया क्या कि एलसीएम जब बोलेगा तो इसमें सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज, यहाँ पे एक शब्द मिला जिसका नाम है गुणज, जिसका नाम क्या है, गुणज। मतलब जब जब हम एलसीएम का चर्चा करेंगे तब तब हम गुणज की बात करेंगे। तो गुणज क्या होता है, तो हम बोलेंगे गुणज जो बात होता है इसी गुणज को हम बोलते हैं मल्टीपल, इसी गुणज को हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल। इसका मतलब अगर इस गुणज का हम बात करते हैं तो गुणज का मतलब हुआ मल्टीपल, मतलब मल्टीपल का बात कर रहा है, याद रखिएगा। तो ये मल्टीपल किसको बोलते हैं, तो अब हम संख्या का मल्टीपल लिखना चाहते हैं। जैसे कि आपसे अगर बोल दे कि बताइए 2 का गुणज लिखिए, तो गुणज को क्या बोल सकते हैं, तो गुणज को हम सिंपल भाषा में, गुणज को हम सिंपल भाषा में बोल सकते हैं पहाड़ा। क्या बोल सकते हैं, पहाड़ा, जो देहाती भाषा आप बोल सकते हैं। कोई बोलेगा गुणज को हम बोल सकते हैं इंग्लिश में टेबल, क्या बोलेंगे, गुणज को इंग्लिश में बोलेंगे टेबल। या देहात में आप सुनते होंगे, बताइए 5 का टेबल सुनाइए, 6 का टेबल सुनाइए, इसका मतलब क्या, गुणज का मतलब गुना, गुणज का मतलब क्या होगा, गुना। मतलब उस संख्या को तुम गुना करते जाओ, जो भी संख्या आएगा वो उसका गुणज कहलाएगा। जो भी चीज आपको आसान भाषा में समझ में आता है वो कर लीजिए। जैसे गुणज का मतलब हम बोले क्या, टेबल, तो जिसका गुणज पूछेंगे उसका टेबल लिख देना है। तो अगर आपसे एग्जाम्पल में हम यहाँ पे पूछ लें कि बताइए 5 का गुणज क्या होगा, आपसे अगर हम एग्जाम्पल में ये बात पूछ लें कि बताइए 5 का गुणज क्या होगा, 5 का गुणज क्या होगा, तो आप क्या बोलिएगा कि 5 का जो गुणज होगा वो क्या होगा, 5 का टेबल लिखना शुरू कर दीजिए। तो बोलेगा 5 का टेबल, 5 का 5 1 होगा, है कि नहीं, 5 का 5, फिर 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20। इस तरह से टेबल आप लिखते जाइए। कहाँ तक लिखिएगा, कोई अंत नहीं है, कोई अंत नहीं है। इसका मतलब ये टेबल चलते चलेगा, कहाँ तक जाएगा, तो ये अनंत तक जाएगा। कैसा तक अनंत जाएगा, अनंत तक, याद रखिएगा। अब 5 को हम 10 से गुना करेंगे तो 50 हो जाएगा, 5 को 11 से गुना करेंगे 55 हो जाएगा, 5 को 12 से गुना करेंगे 60 हो जाएगा, 5 को 1000 से गुना करेंगे 5000 हो जाएगा। इसका मतलब जितना सब गुना करते जाएगा, क्योंकि हम बोल भी किए क्या है इसका मतलब, गुना।
जितना से गुना कीजिए, इसका मतलब बताइए किसी भी संख्या का गुणज कितना होता है। आपसे बोलेंगे किसी संख्या का गुणज कितना होगा, हम बोलेंगे अनंत। कितना होगा, अनंत। मतलब किसी भी संख्या का अगर आपसे गुणज पूछा जाए तो गुणज क्या होगा, अनंत होंगे। किसी भी संख्या का गुणज कितना होगा, अनंत। बस खाली उसका टेबल पढ़ देना है, कोई दिक्कत किसी को इसमें यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग HCF का। तो HCF में हम जो यहाँ पे मूल मुद्दा को पकड़े थे उसका नाम था क्या, सबसे बड़ा तो हमको समझ में आता है, सबसे बड़ा तो हमको समझ में आता है, उभयनिष्ठ भी हमको समझ में आता है जो कॉमन होना चाहिए। लेकिन क्या कॉमन होंगे, तो कॉमन जो होंगे उसका नाम है गुणनखंड। तो गुणनखंड क्या होता है सर, तो जो फैक्टर होता है ना सर, ये फैक्टर को ही गुणनखंड बोलते हैं, इस फैक्टर को ही हम गुणनखंड बोलते हैं। और यहाँ इस मल्टीपल को हम गुणज बोलते हैं, यहाँ पे इस मल्टीपल को ही हम गुणज बोलते हैं। बस इतना ही है। तो हम क्या करेंगे, दो ही चीज को हम डिसाइड करेंगे, क्या फैक्टर को देखेंगे और गुणज को देखेंगे। तो यहाँ से अगर आपसे पूछेगा कि फैक्टर क्या होता है, गुणनखंड क्या होता है, तो आपसे अगर हम पूछ दिए कि बताइए जी गुणनखंड क्या होता है, अगर गुणनखंड क्या होता है, गुणनखंड को इंग्लिश में फैक्टर बोलते हैं, तो आपसे अगर हम पूछे कि गुणनखंड क्या होता है तो आप बोलिएगा सर हमको कुछ नहीं आता है। तो एक बात तो हमको आता है, एक बात तो हमको करने आता है ना जी, क्या करेंगे, तो सुनिए हम बोलेंगे क्या, अगर इस गुणनखंड का अगर संधि विच्छेद कर दिया जाए तो हमको क्या पता चलेगा। तो आप बोलेगा सर करके देखिए, संधि विच्छेद कीजिएगा तो हो सकता है कुछ विशेष रूप से यहाँ पे चीज पता हो। हम बोलेंगे गुणनखंड का अगर तुम संधि विच्छेद कर दो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गुना गुना गुणन गुना प्लस खंड, गुना प्लस खंड। मतलब किसी भी संख्या का खंड का मतलब होता है टुकड़ा, खंड का मतलब क्या होता है, टुकड़ा। मतलब किसी भी संख्या को टुकड़ा में तोड़ो, लेकिन कैसे तोड़ना है, गुना के रूप में। किसी संख्या को टुकड़ा में तोड़ो लेकिन कैसे तोड़ना है, गुना के रूप में। तो अगर आपसे पूछा कि बताइए 6 का गुणनखंड कितना होगा, आपसे पूछ लिया कि बताइए 6 का गुणन क्या होगा, हम बोलेंगे 6 को तोड़ सकते हैं कि नहीं, 1 गुना 6। बताइए 6 को तोड़ सकते हैं 1 गुना 6 कि नहीं, बोले हाँ सर, इसका मतलब 1 और 6 दोनों 6 का गुणनखंड हुआ। हम बोलेंगे सर 6 को तोड़ सकते हैं 3 गुना 2 में, इसका मतलब 2 और 3 दोनों ही गुना का रूप है, दोनों को एक दूसरे से गुना किए तब 6 मिला। इसका मतलब 6 का गुणनखंड क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। 6 का गुणनखंड कौन मिलेगा, 3 मिलेगा। इसका मतलब जितने भी गुना के खंड के रूप में तोड़ा जा सकता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गुणनखंड। कोई दिक्कत नहीं। तो अगर यहाँ से हम बात करें कि जब भी यहाँ HCF का बात होगा तो HCF से जो मेन बात हमको निकला है उसका नाम है गुणनखंड, और LCM जो से मेन बात निकला है उसका नाम है गुणज। कोई दिक्कत यहाँ पे जल्दी बताइएगा, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब हम आगे आते हैं थोड़ा सा, और यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहते हैं। अब क्या बढ़ रहे हैं सुनिएगा, फिर वही बात हम लोग करेंगे LCM और HCF का, जब तक खत्म नहीं होगा हम लोग करते चलेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि जहाँ जहाँ LCM का बात लिखिएगा सर, अब मेरे पास एक चीज कॉमन आ गया, क्या कि जब भी आप LCM बोलिएगा तो हम एक बार गुणज का बात करेंगे। क्या करेंगे, गुणज का। हम जब जब आप LCM लिखिएगा तो हम गुणज का बात करेंगे, और जब जब आप HCF बोलिएगा हमको निकालने के लिए तब हम जो बात करेंगे उसका नाम होगा गुणनखंड। उसका नाम क्या होगा, गुणनखंड। इसका मतलब कहीं भी क्वेश्चन में अगर गुणनखंड दिया हुआ है तो इसका मतलब वो इनडायरेक्टली बोल रहा है कि HCF निकालिए। कहीं भी क्वेश्चन में अगर गुणज लिख दिया इसका मतलब LCM निकालिए। क्लियर है, कहीं भी क्वेश्चन में अगर गुणज लिख दिया तो इसका मतलब LCM निकालिए। हम क्या बताएं आपको कि जहां भी क्वेश्चन में गुणज लिखे तो गुणज का मतलब है क्या, जिसका LCM पूछा है या जिसका गुणज पूछा है उसका टेबल पढ़िए। मतलब कि गुणज का मतलब है क्या, उसका टेबल पढ़ना। टेबल का मतलब उसका पहाड़ा पढ़ना। पहाड़ा, जिसको हम गांव देहात में पहाड़ा बोलते हैं, इंग्लिश में हम लोग टेबल बोलते हैं। क्लियर है, और कभी कभी गाँव में तो खोड़ा भी बोलते हैं। चलिए, तो यहाँ पे गुणज और गुणनखंड का क्या मतलब होता है। गुणनखंड का मतलब अभी हम देखे थे, गुना के खंड के रूप में तोड़ना। क्या है, गुना के खंड, खंड मतलब टुकड़ा, खंड के रूप में, खंड के रूप में तोड़ना, गुना के खंड के रूप में तोड़ना, इसको हम बोलते हैं क्या, गुणनखंड। गुना के खंड के रूप में तोड़ना, इसको हम बोलते हैं गुणनखंड। इतना तक में कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम आपको बताए भी थे कि 3 का गुणज कितना होगा, किसी भी संख्या का गुणज कितना होता है, अनंत होता है। इतना तो आपको पता है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से एक बात हम क्लियर कर सकते हैं क्या, कि किसी भी संख्या का जो गुणज होता है वो आपका क्या होगा, अनंत होता है। क्लियर है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं क्या कि अगर एग्जाम्पल में हम लिखें कि बताइए किसी संख्या, मतलब 3 एक संख्या है,
3 का गुणज कितना होगा। तो अभी बताइए, तुरंत हम निकाले थे कि किसी भी संख्या का आप गुणज बोलिएगा सर, तो हम क्या करेंगे, उसका टेबल पढ़ने लगेंगे। तो बोलो 3 का टेबल, 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, कहाँ तक जाएगा जी, अनंत तक। कहाँ तक जाएगा सर, अनंत तक। इसका मतलब हम यहाँ से बोल सकते हैं कि किसी भी संख्या का जो गुणज होता है वो अनंत होता है। मतलब किसी भी संख्या का जो गुणज होता है, किसी भी संख्या का गुणज अनंत होता है, गुणज अनंत होता है। किसी भी संख्या का गुणज अनंत होता है, अनंत होता है मतलब इन्फिनाइट होता है, मतलब उसको परिभाषित ही नहीं कर सकते हैं, इतना होता है। अब है गुणनखंड। अब पहले गुणनखंड को सर बताइए थोड़ा सा सिंपल भाषा में, गुणनखंड क्या है। ये तो लिख दिए कि गुना के खंड के रूप में तोड़ना। जैसे हम आपसे बोले कि बउआ ऐसा है कि बताइए 2 का गुणनखंड क्या होगा। आपसे हम पूछे क्या कि 2 का गुणनखंड क्या होगा, तो हम बोले 2 को तोड़ो। तो कोई बोला सर 2 को जब तोड़ेंगे तो क्या 1 + 1 में नहीं तोड़ सकते हैं। बोलेंगे हाँ तोड़ सकता है। बोलेगा कोई सर कि 2 को दूसरे तरीका से हम तोड़ सकते हैं कि नहीं सर। हम बोले क्या, बोला 1 गुना 2 लिख सकते हैं कि नहीं सर। बोले कि लिखा तो दोनों सेम है, लेकिन गुना के रूप में कौन टूटा है, ये पहला वाला गुना के रूप में टूटा है कि दूसरा वाला गुना के रूप में टूटा है। बोला कि पहला वाला तो प्लस के रूप में टूटा है। तो यहां क्या बोले, किस रूप में तोड़ना है, गुना के रूप में। तो इसका मतलब प्लस वाला नहीं लेना है, किसको लेना है, गुना वाला। तो बताओ 2 को कितने तरीके से हम गुना के रूप में तोड़ सकते हैं। तो 2 को हम तोड़ सकते हैं 1 गुना 2, इसके अलावे हम नहीं तोड़ सकते हैं। तो जब नहीं तोड़ सकते हैं तब यहां से हम बोलेंगे क्या कि 2 का जो गुणनखंड होगा, 2 का जो गुणनखंड होगा, 2 का जो गुणनखंड होगा वो गुणनखंड कितना होगा, या तो 1 होगा या तो 2 होगा। इसका मतलब 2 का जो गुणनखंड होगा वो 1 और 2 होगा। मतलब सिंपल बात, किसी भी संख्या का अगर गुणनखंड पूछे तो आप देखो कि उस संख्या में किससे किससे भाग लग सकता है, जिससे जिससे भाग लग जाएगा वो उसका गुणनखंड कहलाएगा। मतलब किसी भी संख्या का गुणनखंड पूछेगा तो ये देखो कि उस संख्या में किससे किससे भाग लग जाएगा, मतलब किससे किससे वो संख्या कट जाएगी, किससे किससे वो संख्या कट जाएगी, जिससे वो संख्या कट जाएगी वही उसका क्या कहलाएगा, गुणनखंड कहलाएगा। वही उसका क्या कहलाएगा, गुणनखंड। के लिए तो यहां से अगर आपसे पूछ दिया कि बताइए सर 6 का गुणनखंड क्या होगा, आपसे पूछ दिया कि 6 का गुणनखंड क्या होगा, 6 का गुणनखंड क्या होगा, तो आप क्या बोलिएगा कि 6 में किससे किससे भाग लगेगा। तो आप बताइए 6 में 1 से लगेगा कि नहीं, हाँ बोलेगा हाँ। तो इसका मतलब 1 गुणनखंड हो गया। बताइए 2 से भाग लगेगा कि नहीं सर 6, हाँ बोले हाँ 2 से भी कट जाएगा, इसका मतलब 2 गुणनखंड हो गया। क्या 3 से कट सकता है 6, बोले हाँ सर 3 से भी कट सकता है, मतलब 3 भी हो गया। क्या 6 खुद को भी काट सकता है, क्या 6 में 6 से लग सकता है, बोले हाँ सर लग जाएगा। इसका मतलब क्या है, आपसे पूछेगा कि 6 का कितना गुणनखंड हुआ, तो गुणनखंड 4। 6 का कितना गुणनखंड हुआ, बोलेंगे 4। बोले कैसे निकाले सर, ये तो आप छोटा था तो निकाल लिए, क्योंकि आपको याद हो सकता है, ये पढ़ते पढ़ते आपको याद हो गया। लेकिन हमको बताइए कि हमको अगर बोलेगा 6 का या किसी संख्या का गुणनखंड निकालें, कैसे निकाल पाएंगे। हम बोलेंगे देखो बात जो बोले थे वही बात यहाँ पे हम दोहराएंगे, वही बात दोहराएंगे कि किसी संख्या को गुना के खंड के रूप में लिखना। तो अब बताइए मेरे पास 6 है, तो 6 को हम कैसे गुना के खंड के रूप में लिखेंगे। एक आदमी बोला कि 6 को लिख दीजिए 2 गुना 3, हम बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब कोई आदमी बोला कि 6 को लिख दीजिए 1 गुना 6, हम बोले क्या और 6 को किसी तरीका से लिख सकते हैं। कोई बोलेगा सर 1 गुना 6 लिखे हैं ना, अब 6 गुना 1 लिखिए, हम बोलेंगे क्या 6 और 1 बदला तो नहीं, वही ना है, खाली 6 को पहले ले आया इसको ले आया, लेकिन संख्या तो 6 रहा, संख्या तो 1 के रहा, क्या बदला संख्या, नहीं बदला। तो इस तरह से हम देखते हैं मेरे पास क्या को संख्या मिला, 1 तो मिला 2, 1 मिला 3, 1 मिला 1, 1 मिला 6, तो टोटल कितना संख्या मिला, 4 गो। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 6 यही संख्या आया था कि नहीं। जो संख्या यहाँ पे लिखा गया है, जो संख्या यहाँ पे लिखा गया है, क्या वही संख्या यहाँ पे आपको दिख रहा है कि नहीं, वही संख्या यहाँ पे आपको दिख रहा है कि नहीं, बताइए। तो हम क्या बोलेंगे, किसी भी संख्या का गुणनखंड जो होगा, किसी भी संख्या का जो गुणनखंड होगा, उस गुणनखंड को अगर पता लगाना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस देखेंगे कि उस संख्या में किससे किससे भाग लग रहा है, जिससे जिससे वो संख्या को काटा जा सकता है वो सारा उसका गुणनखंड कहलाएगा। अब ये नहीं बोल दीजिएगा सर हाफ भी कट सकता है क्या, हम पूर्णांक संख्या का बात कर रहे हैं, मतलब पूरा संख्या होना चाहिए, इतना बात क्लियर। तो अब बताइए आपसे बोलेगा किसी भी संख्या का
गुणनखंड क्या सीमित है कि असीमित है, मतलब क्या निश्चित है कि अनिश्चित है। तो बोलेंगे 2 का गुणनखंड 2 ही होगा, मतलब 1 और 2। क्या 3 हो सकता है, बोलेंगे नहीं। अब 6 का गुणनखंड 4 होगा, 1 2 3 4, 3 6, लेकिन इससे ज्यादा हो सकता है 6 का गुणनखंड, बोले नहीं। तो इससे हमको ये पता कि किसी भी संख्या का गुणज अनंत होते हैं, लेकिन किसी भी संख्या का गुणनखंड जो होते हैं वो निश्चित होते हैं, फिक्स होते हैं। तो यहां से हमको ये पता चला कि किसी भी संख्या का जो गुणनखंड होता है वो गुणनखंड क्या होता है, निश्चित होता है, फिक्स होता है। किसी भी संख्या का गुणनखंड जो होता है वो निश्चित होता है या फिक्स होता है। किसी भी संख्या का गुणनखंड जो होता है वो निश्चित होता है या फिक्स होता है। इतना बात समझ में आया। तो हम यहां से एक बात कर सकते हैं, किसी भी संख्या का गुणनखंड किसी भी संख्या का गुणनखंड निश्चित अर्थात फिक्स होता है। किसी भी संख्या का गुणनखंड निश्चित अर्थात फिक्स होता है और किसी भी संख्या का गुणज अनंत होता है। अब बताओ, जिसका अंत नहीं है उसको तुम गिन पाओगे, बोलेंगे नहीं। अरे जिसका अंत्य नहीं है उसको तुम गिन पाओगे, बोलेंगे नहीं। तो बताइए, गुणज का अंत नहीं है तो इसका मतलब इसका बड़ा से बड़ा कहियो नहीं ढूंढ सकते हैं। जब बड़ा से बड़ा नहीं ढूंढ सकते हैं तो फिर छोटा तक ही तसल्ली लेना पड़ेगा। इसीलिए क्या है, एलसीएम में बड़ा को जब नहीं ढूंढा जा सकता है तो इसलिए बोला एलसीएम में एल का मतलब सबसे छोटा, मतलब इसमें सबसे छोटा को ढूंढो। और एचसीएफ में बड़ा को ढूंढा जा सकता है क्योंकि अंत है इसका। जो अंत है इसका मतलब एचसीएफ जो दिखा है उसको यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ा, इसलिए एचसीएफ में सबसे बड़ा लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट है याद करने का। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट याद कीजिएगा तो आसानी से हो जाएगा। सीमित होता है सर, हो गया ना नेहा कुमारी। हाँ, तो यहाँ से हमको क्या पता चला कि किसी भी संख्या का एलसीएम अनंत होता है, किसी भी संख्या का जो गुणनखंड किसी संख्या का जो गुणज होते हैं अनंत होते हैं, लेकिन किसी संख्या का गुणनखंड जो होते हैं वो हमेशा क्या होता है, निश्चित होता है। इतना बात क्लियर। अब इसी चीज़ को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं। इसी चीज़ को अगर आगे बढ़ाएं तो अगर इसी को थोड़ा सा मिनिमाइज कर दे, कोई दिक्कत आ जाएगा ना, कब आ जाएगा, है ना। नहीं तो आगे कर लेते हैं, ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। इसको पीडीएफ को बड़ा करते हैं ताकि आपका नोट्स भी मिलेगा ना, तो आसानी से आप नोट्स इसका कॉपी कर पाइएगा, क्योंकि अब आपका नोट्स देना ज़रूरी हो गया है। बहुत सारे स्टूडेंट का शिकायत हो गया है कि सर नोट्स जो है ना हम लोग तो लिखिए लेते हैं ना, लेकिन एक बार दे दीजिएगा तो हम लोग को क्या होगा, आसानी से हो जाएगा उतारने कॉपी बनाने में। चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं क्या कि जब भी अब एलसीएम का बात करेंगे तो मेरे दिमाग में एक के बाद चलेगा जिसका नाम है गुणज। और जब भी हम एचसीएफ का बात करेंगे मेरे दिमाग में एक बात चलेगा जिसका नाम है गुणनखंड, है जी। चलिए, गुणनखंड। तो अब बताइए, अगर आपसे पूछें यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में बात करें, एलसीएम नहीं, किसके बारे में बात करें, गुणज के बारे में। और यहाँ जो बात कर रहे हैं हम लोग गुणनखंड के बारे में। मतलब अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए, अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किसी भी संख्या का गुणज क्या होते हैं, अनंत होते हैं। पहला पॉइंट, किसी भी संख्या का गुणज अनंत होता है। किसी भी संख्या का गुणज अनंत होता है।
करा दें थोड़ा सा, थोड़ा देर तो चले। अभी देखिए साउंड आ रहा है, अभी साउंड आ रहा है, देखिए तो। देखिए साउंड आ रहा है, अब सही है साउंड? नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। अब देखिए, अब साउंड आ रहा है, अब साउंड आ रहा है, देखिए तो। अब तो आना चाहिए, आ रहा है ना? यस सर। चलिए हम बोलेंगे किसी भी संख्या का गुणज उस संख्या के बराबर या बड़ा हो सकता है। मतलब 3 का गुणज 3 होगा या तो 3 से बड़ा होगा, 6 का गुणज 6 होगा या तो 6 से बड़ा होगा। बात तो सही है। किसी संख्या का गुणनखंड उस संख्या से बड़ा नहीं हो सकता। मतलब अगर 6 का गुणनखंड बोलेंगे तो 6 का गुणनखंड 12 नहीं हो सकता है, 6 का गुणनखंड 8 नहीं हो सकता है, 6 का गुणनखंड 6 के नीचे ही होगा, या तो 6 होगा या तो 6 के नीचे होगा। तो वही बोला, किसी भी संख्या का गुणनखंड उस संख्या से बड़ा नहीं हो सकता है, लेकिन किसी भी संख्या का गुणज उस संख्या से बराबर और बड़ा हो सकता है। चलिए अगला पॉइंट लिखते हैं इसी बात को दूसरे भाषा में, कि किसी संख्या का गुणज उस संख्या से छोटा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। किसी भी संख्या का गुणज उस संख्या से छोटा नहीं हो सकता। यहां पे आते हैं, हम बोल सकते हैं किसी भी संख्या का गुणज उस संख्या के बराबर एवं छोटा होता है। या तो उस संख्या के बराबर हो जाए या उस संख्या के छोटा हो जाए, या तो उस संख्या के बराबर हो जाए या उस संख्या के छोटा हो जाए। ये बात किसको समझ में आया, जल्दी बताइएगा। ये बात किसको, जितना हम आपको बता रहे हैं उससे क्वेश्चन है। अभी हम एक क्वेश्चन करवा के जाएंगे, उसके बाद टेंशन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन अभी करवा के जाएंगे, जब हम आपको क्लास देंगे उस क्लास से एक क्वेश्चन कम से कम, क्योंकि जानते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है। एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाएगा तो याद रखिएगा आगे का क्वेश्चन भी आपको आसान से बनेगा। क्योंकि हम क्वेश्चन को इसलिए नहीं बना पाते हैं क्योंकि क्वेश्चन में कुछ ऐसे चीज़ आ जाते हैं जिसके बारे में हमको नहीं पता है, और सिंपल चीज़ है, और उसके बारे में कहाँ पढ़ें समझ में नहीं आता है, क्योंकि उतना बेसिक से कोई पढ़ाता भी नहीं है। और सीटेट में भी एकदम बेसिक पूछता है, बेसिक जितना जड़ बोलते हैं ना, जड़ वो पूछता है ज़्यादा एडवांस नहीं करता है। इधर सीटेट में लड़के फेल हो जाते हैं, क्यों? उनको लगता है कि एलसीएम एचसीएफ तो हम जान ही रहे हैं, वो पूछ भी नहीं करेगा जो आप जानते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज वाला क्वेश्चन पूछेगा, लैंग्वेज में फंसाने काम करेगा। अब बता, इन्हीं चीज़ को अगर हम इन शॉर्ट में लिखने की कोशिश करें कि किसी भी संख्या का जो गुणज होगा, किसी भी संख्या का जो गुणज होगा वो गुणज हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू उस संख्या के बराबर होगा। किसी भी संख्या का गुणज उस संख्या के बराबर भी हो सकता है या उस संख्या से बड़ा हो सकता है। किसको ये बात समझ में आए, जल्दी बताइएगा। किसी भी संख्या का गुणज उस संख्या से बड़ा होगा या उस संख्या के बराबर होगा, लेकिन कभी छोटा नहीं हो सकता। क्लियर है? इसी बात को अगर यहाँ पे लिखें, किसी भी संख्या का गुणनखंड हमेशा उस संख्या से छोटा होगा या तो उस संख्या से बड़ा होगा। ये बात किसको समझ में आया, जल्दी बताइएगा। ये बात किसको समझ में आया? अगर समझ में नहीं आया तो आगे हम लोग बात करेंगे, अभी तुरंत बात करेंगे हम लोग। अगर समझ में आ गया तो आगे बात करेंगे। जल्दी बताइए, ये बात किसको समझ में आया? आपको जिनको समझ में आया जल्दी बताइएगा। ये बात किसको समझ में आया? ये जो अभी हम लिखे हुए हैं किसको समझ में आ रहा है, जल्दी बताइएगा। ये बात किनको समझ में आया? अभी जो बात लिख दिए हैं इतना बात किनको समझ में आया? बोलिए, एग्जाम्पल के साथ हम पेश कर देते हैं, लेकिन अभी हमको बताइए ये बात समझ में आया है कि नहीं। ये कोई दिक्कत, साउंड का कोई प्रॉब्लम है नहीं? मतलब समझिए, हमको लगता है क्या 9:15 में क्लास स्टार्ट किए, एचसीएफ नहीं आया सर।
HCF नहीं आया, अच्छा HCF ये आया ना, ये वाला आया ना बात, ये वाला बात आया ना, उधर बात अभी करेंगे, इधर बात आया ना कि किसी भी संख्या का गुणज, इसको और हम लोग अगर छोटा कर लें, और अगर हम छोटा कर लें तो इसको हम एग्जाम्पल के साथ भी लिख सकते हैं, एग्जाम्पल के साथ भी लिख सकते हैं। अगर हम इसको और छोटा कर लें तो एग्जाम्पल के साथ भी लिख सकते हैं। ये जो बात बोलते जा रहा है वो बात कैसे सही है, पहला का अगर एग्जाम्पल हम सेट करें तो हम बोल सकते हैं क्या कि हम किसी का गुणज लेते हैं, हम लेते हैं सर 4 का गुणज, तो 4 का गुणज कितना होगा, तो हम बोलेंगे सर 4 का गुणज आप लिखते जाइए, कितना लिखिएगा सर, तो लिखते जाइए 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 डॉट 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 अनंत। चलिए बोला किसी भी संख्या का गुणज उस संख्या के बराबर और बड़ा होता है, तो बताइए 4 का जो गुणज है, 4 का जो गुणज है वो देखिए 4 के बराबर, 4 के बराबर है कि नहीं, बोलेंगे 4 का गुणज 4 के बराबर है कि नहीं, बोलेंगे हाँ 4 का गुणज 4 के बराबर भी है और 4 से बड़ा भी है, तो गुणज तो ये है ना, तो देखो 8 4 से बड़ा है कि नहीं, हाँ 12 4 से बड़ा है कि नहीं, है। उसी तरह किसी भी संख्या का गुणज उस संख्या से छोटा नहीं हो सकता। बताओ 4 से छोटा कोई दिख रहा है यहाँ पे, 4 से छोटा यहाँ पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब तीनों स्टेटमेंट सही हो गए। यहाँ पे बोला है कि किसी भी संख्या का गुणज जो है लिमिटेड होता है, फिक्स होता है, ये बात तो सही है। अभी अगर हम इसको फिक्स करके दिखाएं तुरंत, अभी हम पिछले हमें दिए हुए थे, जैसे आपसे पूछेगा कि 2 का गुणनखंड कितना होगा, तो 2 का गुणनखंड कौन होगा, 1 और 2, इसका मतलब 2 का 2 ये गुणनखंड होगा। 6 का गुणनखंड कितना होगा, 6 का 4 गो गुणनखंड होगा, एक गुणनखंड का नाम है 1 होगा, दूसरा 2 हो जाएगा, तीसरा 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और चौथा 4 हो जाएगा, है कि नहीं जी, तीसरा 3 हो जाएगा, चौथा 6 हो जाएगा। इस तरह से क्या है 6 का कितना गुणनखंड हुआ, तो 6 का टोटल गुणनखंड मेरे पास 4 हुआ। बोला किसी भी संख्या का गुणनखंड, गुणनखंड का मतलब ये सब किसी भी संख्या गुणनखंड उस संख्या से बड़ा नहीं हो सकता। बताओ ये गुणनखंड, एक गुणनखंड है किसका, 6 का, तो क्या 1 का मान 6 से बड़ा हो सकता है, नहीं। क्या 2 का मान 6 से बड़ा हो सकता है, नहीं। क्या 3 का मान 6 से बड़ा हो सकता है, नहीं। इसका मतलब सबसे बड़ा जो होगा उस संख्या ही होगा, सबसे बड़ा क्या होगा, संख्या होगा। इसका मतलब किसी भी संख्या का जो गुणनखंड होगा वो उस संख्या से छोटा होगा या उस संख्या के बराबर होगा, वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर है। अब बोला किसी संख्या का जो गुणज होगा, सॉरी किसी संख्या जो गुणज नहीं, किसी संख्या का गुणनखंड, यहाँ गलती हो गया, किसी संख्या का गुणनखंड उस संख्या के बराबर या छोटा होता है। किसी संख्या का गुणनखंड, सॉरी यहाँ लिखा गया गलती, किसी संख्या का गुणनखंड उस संख्या के, किसी संख्या का गुणनखंड उस संख्या के बराबर या उससे छोटा होता है। मतलब किसी संख्या का गुणनखंड, जैसे 6 का गुणनखंड क्या हुआ, तो 6 का गुणनखंड है 1, 6 का गुणनखंड है 2, 6 का गुणनखंड है 3, 6 का गुणनखंड है 6, मतलब 6 का 4 गो गुणनखंड है। तो बताइए जो भी ये गुणनखंड है, ये गुणनखंड का मान क्या देख रहे हैं, उस संख्या से छोटा है या तो उस संख्या के बराबर है। वही बोला किसी भी संख्या का गुणनखंड उस संख्या के बराबर हो सकता है या उस संख्या से छोटा हो सकता है। यही तो बात बोले हैं, कहाँ कुछ नहीं बोले, कहाँ नया कुछ तो बात नहीं बोले हैं। अभी बस इतना बोले हैं कि गुणज और गुणनखंड को आप पहचान पाइए, गुणज और गुणनखंड को आप पहचान पाइए। क्लियर है। तो यहाँ से अब हम यहाँ क्या करते हैं कि धीरे धीरे अगर हम क्वेश्चन को लिखना चाहें तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्वेश्चन को, और क्वेश्चन का आप आंसर लगाने की कोशिश कीजिएगा, तो हम समझेंगे कि मेरा जो पढ़ाया हुआ बात है वो थोड़ा मोड़ा सक्सेस हो गया। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से कथन सही हैं, निम्नलिखित में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। सर ऐड क्वेश्चन दीजिए, अच्छा एक क्वेश्चन दीजिए, दे रहे हैं अनामिका कुमारी दे रहे हैं। अनामिका कुमारी आपका मैथ साइंस है या SST है, ऑप्शन ए। दो का दो गुणनखंड, दो का दो गुणनखंड है, ऑप्शन बी। किसी भी संख्या का गुणनखंड अनंत हो सकते हैं,
ऑप्शन सी, किसी भी संख्या का गुणज अनंत होते हैं। ऑप्शन डी, 10 के अनंत गुणज हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। सर मेरा एसएसटी है गुरुजी। अच्छा, सर भी और गुरुजी भी, अनामिका कुमारी, और एसएसटी के लिए ही आप लोग का क्लास चलने वाला है अब, ठीक है ना। तो आपका एसएसटी भी है, इसका मतलब पेपर 1 भी है, आपको पेपर 1 भी है, इसीलिए आप देख पा रहे हैं, क्योंकि ये वही बच्चे देख सकते हैं आज का पेपर, या आज के बाद जो भी रहेगा, जो पेड क्लासेस को लिए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ सबके लिए अलाउ कर देते हैं, तो हर बच्चा यहाँ पे आके कुछ से कुछ कमेंट करने लगता है, डिस्टर्ब किया हो जाता है आपको। आप हमें देख कितना बढ़िया सभी अब चल रहा है क्लास, अपना आराम से सुन रहे हैं, जो दिक्कत हो रहा है कमेंट कर रहे हैं। इसी में बहुत ज़्यादा जब कमेंट होने लगता है तो आपको भी दिक्कत होता है, कुछ से कुछ कमेंट होने लगता है, हम ध्यान भी नहीं दे पाते हैं उसी चीज़ के बारे में हम। तो यहाँ बोला है कि निम्नलिखित में कौन क्वेश्चन यहाँ क्या बोल रहा है, सही नहीं है, मतलब गलत को ढूंढना है। बोल रहा है 2 का 2 गुणनखंड होता है। बात सही है कि नहीं? अभी तुरंत हम देखे थे कि 2 एक संख्या है, अगर 2 का गुणनखंड देखें तो 2 एगो होता है, एक एक और एक खुद दे अपना 2, इसका मतलब 2 गुणनखंड है। बात तो सही बोल रहा है। चलिए, बोला किसी भी संख्या का गुणनखंड अनंत होता है अनंत जी। किसी भी संख्या का गुणनखंड कभी भी अनंत हो सकता है? नहीं सर, अनंत तो नहीं होता है। किसी भी संख्या का गुणनखंड वो फिक्स होता है, अनंत तो नहीं होता है, लिमिटेड होता है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। उसे बराबर किसी भी संख्या का गुणज अनंत होता है। गुणज अनंत हो सकते हैं क्योंकि टेबल को लिखने के लिए कोई दिक्कत नहीं, कितनों सब गुना के ये टेबल लिखा जाएगा। 10 के अनंत गुणन करना, 10 क्या किसी भी संख्या का जब बोल दिया तो 10 फिर कॉमन थोड़े ना है। इसका मतलब है क्या, ये भी स्टेटमेंट सही, ये भी स्टेटमेंट सही। यहाँ पे जो आंसर होगा, गलत को चुनना था, और गलत जो दे रहा है वो आंसर आपका बी दे रहा है। गलत जो दे रहा है वो आंसर बी दे रहा है। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को नहीं? यहाँ पे सबको समझ में आ गया बात। अब यहाँ से हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे निकल के बात करते हैं कि हम किसी भी संख्या के गुणज को तो काउंटिंग नहीं कर पाएंगे। अब हम जो काउंटिंग करेंगे उसका नाम होगा गुणनखंड। तो आज से यहाँ से जो टॉपिक चलेगा वो क्या होगा, जब भी हम एलसीएम का नाम लेंगे, एलसीएम का मतलब गुणज, एचसीएफ का मतलब गुणनखंड। बेसिक कॉन्सेप्ट ये रखना, एलसीएम का मतलब गुणज, एचसीएफ का मतलब गुणनखंड। एलसीएम का मतलब गुणज, एचसीएफ का मतलब गुणनखंड। क्लियर है? लॉस और मोसो के बारे में थोड़ा सा बाद में बताते हैं, अभी यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो अभी मेरा क्या है, अभी जो मेरा टॉपिक चलेगा, चूंकि हम क्या है, गुणज के बारे में कुछ बोल नहीं सकते हैं, गुणज के बारे में कुछ बोल नहीं सकते हैं क्योंकि हमारे पास इसका कोई अंत नहीं है। तो हम जिसके बारे में बोल सकते हैं उसका नाम है गुणनखंड। इसलिए हम जो बात करेंगे वो किसके बारे में बोलेंगे, गुणनखंड के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, गुणनखंड, क्योंकि गुणनखंड को हम गणना कर सकते हैं। गुणनखंड, गुणनखंड, तो गुणनखंड का गणना किया जा सकता है, लेकिन गुणज का गणना नहीं किया जा सकता क्योंकि गुणन अनंत है, इसलिए इसका गणना करना मुश्किल है। कितना संख्या गिन ही नहीं पाएंगे, लेकिन इसके संख्या को गिना जा सकता है क्योंकि ये लिमिटेड है, ये क्या है, सीमित है, इसीलिए इसको हम क्या कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं। ये लिमिटेड है इसलिए गणना कर सकते हैं। तो अभी जो मेरा टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा गुणनखंड। तो अभी गुणनखंड सब हेडिंग लगा के और हम लोग पढ़ना अभी शुरू करेंगे गुणनखंड के बारे में। क्लियर है? तो गुणनखंड ही मेरा मेन चीज़ रहेगा, यहीं से हम स्टार्ट कर देंगे पढ़ना। क्लियर है? यहां से हम पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। एक मिनट रुक जाइएगा, क्या आवाज की सर? सर हम आ रहे हैं पटना घूमने, तो आप कोचिंग भी, आपका कोचिंग भी देख लेंगे, वहाँ पे कहाँ है, और आपसे मिल भी लेंगे। वेलकम है, वेलकम है, स्वागत है आप लोग का। कभी भी आइए कोचिंग पे, ऑफलाइन सेंटर पे स्टूडेंट से मिलिए उलिए, और भी ज़्यादा अच्छा होगा, आपको संतुष्टि होगा कि ऐसे सर के साथ पढ़ रहे हैं जो स्टूडेंट के साथ एकदम पूरा कोऑपरेट है, कोऑपरेशन पूरा रहता है। जहाँ तक हो सकता है पढ़ाने के दौरान हम अपने आप को पूरा एकदम झोंकने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन बस उस तरह का स्टूडेंट भी होना चाहिए। बहुत बढ़िया, वेस्ट वेलकम। चलिए यहाँ से हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, किसी का कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, गुणनखंड जिसका कि सीमित है। हम आपको बोले कि किसी भी संख्या का गुणनखंड निकालना, इसका मतलब मेरे लिए वो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन यही सीटेट पूछता है और यहीं से सीटेट क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया। तो सीटेट जो क्वेश्चन पूछता है गुणज से नहीं पूछेगा, वो पूछेगा गुणनखंड से। आपको बोल देगा कि बताइए 100 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, आपसे बोल देगा 50 के कुल कितने गुणनखंड होंगे। इस तरह से गुणनखंड का क्वेश्चन आपसे पूछते रहेगा। तो हम क्या करेंगे, आपसे हम बोलेंगे क्या, गुणनखंड निकालने का मतलब सिंपल बात है कि उस संख्या को कौन कौन संख्या से काटा जा सकता है। मतलब किसी भी संख्या का गुणनखंड, किसी भी संख्या का गुणनखंड, किसी भी संख्या का गुणनखंड उस संख्या में, किसी भी संख्या का गुणनखंड ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए उस संख्या को, उस संख्या को बारी बारी से भाग दिया जाता है, बारी बारी से भाग दिया जाता है, दिया जाता है, जिससे वह संख्या कट जाती है, जिससे वह संख्या कट जाती है, जिससे वह संख्या कट जाती है, वह गुणनखंड कहलाती है। वह उस संख्या का, वह उस संख्या का गुणनखंड कहलाती है, गुणनखंड कहलाती है। तो आप बोले सर जो लिख रहा है ना वही चीज अभी करके दिखाइए। हम बोले अभी तुरंत एकदम वही चीज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हम पहले देखते हैं कि 10 का गुणनखंड क्या होगा। 10 का गुणनखंड, 10 का गुणनखंड क्या होगा। तो हम क्या बोले, किसी भी संख्या का गुणनखंड ज्ञात करने के लिए उस संख्या को बारी बारी से भाग दिया जाता है। तो बारी बारी कहां से स्टार्ट करेंगे, तो 1 से। तो 10 में 1 से भाग देंगे, क्या 10 कट जाएगा, बोलेगा हाँ सर। इसका मतलब 1 जो है वो पहला गुणनखंड हो गया। 10 में 2 से भाग देंगे, क्या 10 कट गया, बोलेगा हाँ सर। इसका मतलब 2 भी इसका गुणनखंड हो जाएगा। 10 में 3 से भाग देंगे, क्या कटेगा, नहीं कटेगा। इसका मतलब 3 गुणनखंड नहीं हुआ। 4 से कटेगा, बोलेंगे नहीं 4 गुणनखंड नहीं हुआ। 5 से कटेगा, बोलेंगे हाँ 5 से कट गया। इसका मतलब 5 एक गुणनखंड हुआ। अब बोलेंगे 6 से कटेगा, 6 नहीं कटेगा। 7 से कटेगा, 7 नहीं कटेगा। 8 से कटेगा, 8 नहीं कटेगा। 9 से ये कट सकता है, नहीं। 10 से अपने आप कट जाएगा एक बार में, बोलेगा 10 होगा। इस तरह से हम क्या देखें कि 10 का जो गुणनखंड है वो बारी बारी से भाग देने पे हमको 4 गो संख्या ऐसा मिला जिससे कि वो 10 पूरा पूरा कट जाएगा, जिससे कि वो 10 पूरा पूरा कट जाएगा। इसका मतलब 10 का गुणनखंड हमको क्या मिला, 1 2 5 10। क्लियर है, 1 2 5 10, इतना बात क्लियर। लेकिन आप बोलिए सर ये संख्या छोटा था तब ना आप बारी बारी से भाग दे दिए। अगर यहाँ पूछते 100 का कुल कितना गुणनखंड होगा, 125 का कितना होगा, 200 का कितना होगा, 1000 का कितना होगा, तब हम क्या करेंगे। तो हम बोलेंगे जब बड़ा बड़ा संख्या आ जाए तो उसके लिए क्या है, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बढ़ाना पड़ता है। अपने कॉन्सेप्ट को बढ़ाएंगे और किसी भी संख्या का गणना कर लेंगे कि कौन कौन से गुणनखंड होंगे और कितने गुणनखंड होंगे। तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि 10 के कौन कौन से गुणनखंड हैं, तो बोलेंगे 10 का गुणनखंड 4 हैं और 4 में से कौन से 4 हैं, तो 1 2 5 10। तो हम आपसे यहाँ पूछ सकते हैं कि 10 के कुल कितने गुणनखंड हैं। आपसे पूछ सकते हैं क्या कि 10 के कुल कितने गुणनखंड हैं, कितने गुणनखंड हैं। 10 के कुल कितने गुणनखंड हैं, तो कितना गुणनखंड है, टोटल कितना है 4 गो।
टोटल कितना है, 4 गुणनखंड है। तो 4 कौन कौन है, तो एक का नाम 1 है, दूसरा का नाम 2 है, तीसरा का नाम 5 है, चौथा का नाम 10 है। मतलब टोटल 4 गो हुआ। तो हम बोलेंगे कितना गुणनखंड है, तो 4 गो गुणनखंड। कौन कौन गुणनखंड है, बोलेंगे पहला गुणनखंड का नाम 1, दूसरा गुणनखंड का नाम 2, तीसरा गुणनखंड का नाम 5 और चौथा गुणनखंड का नाम 10। क्लियर है। तो अगर आपसे पूछेगा क्या कि 10 के कुल कितने गुणनखंड हुए, तो हम क्या बोल देंगे, 4। आपसे बोलेंगे 6 के कुल कितने गुणनखंड हुए, आप आंसर बोल दीजिएगा 4। उसी तरह पूछेगा 3 के कुल कितने गुणनखंड हुए, आंसर बोल दीजिएगा 2। आप बोलिए सर कुछ तो तरीका बताइए जिससे गुणनखंडों की संख्या निकाला जा सकते हैं। तो अब यहाँ से हम एक क्वेश्चन पूछ दिए आपसे कि अगर आप इतना निकाल पाइएगा तो हम एक क्वेश्चन पूछ दिए कि बताइए जी, आपसे हम पूछे कि 48, ये 48 या यहाँ पे बोल सकते हैं क्या 72 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, कितने गुणनखंड, 72 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, 72 के कुल कितने गुणनखंड होंगे। और यही क्वेश्चन आपका सीटेट है, खाली नंबर बदला हुआ है, बाकी बात क्वेश्चन यही है। सीटेट का पीवाईक्यू क्वेश्चन है कि 72 के कुल कितने गुणनखंड होंगे। आपसे क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि 72 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, जल्दी बताइएगा 72 के कुल कितने गुणनखंड होंगे। इतना बात क्लियर, 72 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, जल्दी बताइएगा 72 के कुल कितने गुणनखंड होंगे। हम यहाँ पे कुछ नहीं लिख रहे हैं, आप हम ये नहीं पूछे कौन कौन गुणनखंड है, ये नहीं पूछे, हम बोले टोटल कितना होगा, खाली ये बता दो। तुम जानते हो कि लिमिटेड होगा, तो लिमिटेड में कितना होगा ये बता दो, 10, 15, 20 के को होगा, बताइए 72 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, बताइए 72 के कुल कितने गुणनखंड होंगे। बहत्तर के कुल कितने गुणनखंड होंगे। हमको लगता है 1 घंटा ज़्यादा हो गया क्या हम लोग का, चलिए कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी चलिए। अभी तक किसी स्टूडेंट का भी कमेंट नहीं आया, इसका मतलब सब सपर रहा है। अच्छा, नेहा कुमारी बता दी हैं कि 10 होगा, चल देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। अगर आपसे बोले, पहले हम लोग सिंपल तरीका जो हम लोग पढ़ रहे थे पहले उसी से चेक करते हैं। आपसे पूछे कि 72 के कितने गुणनखंड होंगे, तो 72 में क्या 1 से भाग लगेगा, बोलेंगे हाँ सर। क्या 72 में 2 से भाग लग सकता है, 2 का विभाज्यता का नियम सीखे थे। क्या 3 से लग सकता है, 3 का नियम क्या बोलता है, योगों का योग। तो 7 और 2 9, 9 में 3 से लग जाएगा, इसका मतलब 3 से लग जाएगा, तो 3 का विभाज्यता का नियम। बताइए 4 का विभाज्यता का नियम क्या करता है, लास्ट का 2 डिजिट कट जाना चाहिए। क्या 72 4 से कटता है, कट जाएगा, इसका मतलब कि 4 से भी कटेगा। क्या ये 5 से कटेगा, 5 का नियम क्या बोलता था, इकाई के स्थान पर 0 रहे या 5 रहे। देखो सबका नियम कैसे चेक हो रहा है, क्लियर है। इस तरह से 4 है, ये 5 नहीं लगेगा, फिर यहाँ पे 6 लगाएंगे, बरछक 72। इसी तरह क्योंकि 6 का मतलब है जो 2 और 3 दोनों से कटे वो 6 से कट जाएगा। तो यहाँ से अगर ये करेंगे तो फिर 8 से कटेगा। 8 का नियम क्या बोलता था कि 3 अंकों का 2 अंक तो है, ये है, अगर कोई अंक पहले नहीं है तो 0 बैठा दो, तो 0 बैठाने से कोई फर्क पड़ा नहीं, तो है तो 72 है, इसका मतलब ये भी कट जाएगा। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि जितना भी विभाज्यता का नियम सीखे थे उस सारा नियम यहाँ पे काम कर रहा है, वो सारा नियम काम कर रहा है। 8 से कट जाएगा। उसी तरह 72 हम बोलेंगे क्या आगे से कटेगा, बोलेंगे सर 9 से विभाज्यता का नियम क्या था, 9 का नियम था क्या 7 और 2 9, अगर जोड़ के 9 हो जाए तो वो भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा। इस तरह से हम क्या देखें, ये 10 से कटेगा सर नहीं, 11 से कटेगा नहीं, 12 से कटेगा जी, कटेगा, कहा है 6 और 2 12 हो जाएगा, इसका मतलब 12 से कट जाएगा। इसी तरह हम क्या हो जाएगा 12 से कटेगा। यहाँ पे क्या है बरछक 72, क्लियर है। अब यहाँ से बरछक 72, अब किसी से यहाँ पे 18 चौक 72, यहाँ पे 18 चौक 72, उसी तरह यहाँ पे 24 तिया 72, क्लियर है। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका 36 दूनी 72 और यहाँ पे लास्ट में हो जाएगा आपका 72। तो बताइए क्या वो हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल मेरे पास कितना हुआ 12, इसके कितना हुआ 11। अच्छा अमरजीत कुमार 11 बोल रहे हैं कि सर 10 से ज़्यादा होगा, 10 से ज़्यादा होगा, लेकिन आप बोल रहे हैं कि 11। बता रही 18 चौक 72 नहीं होता है, 18 दूनी 36, 18 चौक 72, तो सब तो है ही है। इसका मतलब 72 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, तो इनका 12 गो गुणनखंड होगा। टोटल कितना गुणनखंड होगा, टोटल को तुम जोड़ोगे तो 12 गो होगा। तो अब यहाँ से सवाल आता है क्या कि सर गुणनखंडों की संख्या को लिखने के लिए क्या हमको इतना बड़ा चीज़ करना पड़ेगा, इतना पापड़ बेलना पड़ेगा। हम बोलेंगे नहीं,
यही गुणनखंडों की संख्या को निकालने का एक तरीका बताएंगे और उसी तरीका के बारे में हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन हम लोग यहाँ से थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे क्या करना, अब कुछ नहीं करना। जैसे यहाँ पे हमको पूछा 72 का, हमको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड एक विधि होता है। अभाज्य गुणनखंड मतलब गुना करना है जिसमें अभाज्य संख्या को ही रखना है। तो अभाज्य गुणन क्या करेंगे, 72 को हम अभाज्य गुणनखंड बेज से भाग देंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है, 2। तो पहले 2 से भाग दीजिएगा, जो भागफल आएगा नीचे लिखिएगा, 36 लिख देंगे। फिर यहाँ से हम काटना शुरू करेंगे 2 से, फिर यहाँ क्या लिख देंगे, 18 लिख देंगे। फिर यहाँ से काटना शुरू कर देंगे, हो जाएगा 2। फिर यहाँ लिखेंगे 9। फिर यहाँ से काटना शुरू कर देंगे, यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या है, 3, और 3 को लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3। क्लियर है। तो अब देखिएगा, अगर हम बोलेंगे 72 को हम लिखना चाहते हैं तो 72 को हम क्या लिखेंगे, यहाँ देखिएगा, दू दू दू, कितना बार दो आया, दो आया, कितना बार, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, मतलब 2 3 बार आया। उसके बाद 3 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 गुना 3। आप बोलिएगा सर क्या इस सबको गुना करने पर 72 आएगा, हम देखिए कर देते हैं। अब बोलिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यहाँ का मान 8 आया। यहाँ 3 तिया 9, यहाँ आया 9, दोनों के बीच में गुना का साइन, क्या 9 और 8 72 होता है कि नहीं, हाँ। इसका मतलब 72 को अगर गुना के बीच में लिखना जाए तो गुना के रूप में इस तरह से 72 को लिखा जा सकता है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। अब बताइए हम बोलेंगे क्या, 2 गुना 2, अगर कहीं पे लिखल रहे 2 गुना 2 तो क्या इसको हम लिख सकते 2 पे पावर 2। कहीं पे लिखा हुआ है 2 गुना 2 गुना 2, 3 बार 2 गुना किए हैं, इसका मतलब 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं, बोले हाँ सर। तो लिख सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे जो बात दिया हुआ है 2 पे पावर यहाँ पे 3 कर देंगे, और यहाँ पे गुना का साइन है, गुना का साइन करके यहाँ पे 3 है, तो 3 पे पावर 3 2 बार लिखा गया, 3 पे पावर हम 2 लिख देंगे। हम देखेंगे क्या कि बताइए ये जो है ये कैसी संख्या है। अगर हम आपसे पूछें कि ये कैसी संख्या, बताइए ये जो 2 है ये कैसी संख्या है, बोलेंगे सर 2 ये अभाज्य संख्या है। ये कैसी संख्या है, ये अभाज्य संख्या है। अगर आपसे बोलेंगे 3 कैसी संख्या है, बोलेंगे सर 3 भी एक अभाज्य संख्या है। तो यहाँ से हमको बात समझ में आया कि 2 भी एक अभाज्य संख्या है, 2 भी एक अभाज्य संख्या है। तो जब भी किसी संख्या के गुणनखंड में अभाज्य संख्या लिखल रहे, इसका मतलब जिस पे हम गोला लगाए हैं वो क्या है, मेरा अभाज्य संख्या, वो मेरा क्या है, अभाज्य संख्या। इसका मतलब हम बोल सकते हैं 72 को 2 अभाज्य संख्या के गुना के रूप में लिख दिए। एक अभाज्य संख्या का नाम हुआ 2, दूसरे अभाज्य संख्या का नाम हुआ 3। तो बोले हाँ। तो अब बोलेंगे कि इस अभाज्य संख्या को अगर लिख दिए हो तब इसके पावर को देखो। तो बताइए 2 का पावर कितना है, 3, जितना पावर है उस पावर में 1 को जोड़ दो। तो अब बताइए यहाँ है 2 का पावर 3, यहाँ है 2 का पावर 3, यहाँ पे 2 का पावर कितना है, 3, यहाँ पे 2 का पावर, 1 मिनट थोड़ा अलग कलर ले लेते हैं, 2 का पावर यहाँ पे 3, 2 का पावर यहाँ पे 3। तो आप क्या कीजिए, 2 के पावर में 1 बढ़ाइए, 1 बढ़ाइएगा तो क्या हो जाएगा, 3 अब प्लस क्या हो जाएगा, 3 अब प्लस 1 4। क्लियर है, 3 प्लस 1 4, मतलब जितना पावर रहेगा उस पावर में 1 अपने मन से जोड़ दीजिए, जितना पावर रहेगा उस पावर में 1 अपने मन से जोड़िए। तो 3 पहले से था, 1 मिनट उजला हुआ थोड़ा होना चाहिए ना जी, 3 पहले से था, 3 मेरे पास पहले से पावर था, 3 अब प्लस उसमें से 1 जोड़ दिए तो मेरा क्या हो जाएगा 4। मतलब यहाँ पे पावर को देखना है। अगर अभाज्य संख्या को लिख दिए तो अभाज्य संख्या का पावर देखिए, जितना पावर है उस पावर में 1 अपने मन से जोड़ दीजिए। तो यहाँ पावर था 3, तो 3 में से 1 जोड़ दिए तो 4 बन गया, ऐसे लिख दिए। गुना का साइन है, गुना का साइन बीच में दे दीजिए। उसके बाद फिर यहाँ देखिए, यहाँ का पावर को देखिएगा तो यहाँ का पावर कितना है 2, तो 2 को हम क्या लिखेंगे, 2 को लिखेंगे 2 प्लस 1, 2 प्लस 1। तो अब इसको जब 2 प्लस 1 लिखिएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3। तो अब बताइए 3 प्लस 1 को लिखेंगे तो हो जाएगा 4, 3 प्लस 1 को लिखेंगे तो हो जाएगा कितना 4, 3 प्लस 1 को लिखेंगे तो हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा मेरा 4, गुना का साइन है, ये हो जाएगा मेरा 3, 4 गुना 3 करेंगे तो हो जाएगा 12। इसका मतलब क्या है कि अगर आपसे पूछेगा 72 के कितने गुणनखंड आएंगे तो बोलेंगे 12। क्या 12 गुणनखंड आए कि नहीं, क्या 12 गुणनखंड आए कि नहीं। तो ये क्या हुआ, शॉर्ट है, इस शॉर्ट। लेकिन इन शॉर्ट को समझने के लिए पहले ये समझना पड़ेगा गुणनखंड का मतलब क्या होता है। तो गुणनखंड का मतलब यहाँ पे ये है, इस मतलब को यहाँ पे शॉर्ट में बता रहे हैं कि कैसे गुणनखंड निकाले जाते हैं। क्लियर है। तो यहाँ से बात समझ में आया कि कैसे हम 12 निकालेंगे। तो इस तरह से अगर गुणनखंड निकालिएगा तो हो सकता है कि आप गुणनखंड, क्योंकि अगला जो क्लास लेंगे उस क्लास में केवल गुणनखंड के बारे में ही चर्चा करेंगे।
इसलिए अगला क्लास जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपका गुणनखंड के बारे में विशेष रूप से चर्चा करेंगे, क्योंकि सीटेट में हम आपको बताएं कि ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं सीटेट के, वो ज़्यादातर आपको गुणनखंड के बारे में ही चर्चा करेंगे। गुणनखंड से ही क्वेश्चन पूछेंगे, यही क्वेश्चन आपको ज़्यादा फायदेमंद होता है। क्लियर है? तो अभी हम क्लास को यहीं पर रख दें, एक होमवर्क देते हैं ताकि आप होमवर्क करके आइएगा, है ना। चलिए एक सिंपल सा होमवर्क देते हैं। HW 260 के कुल कितने गुणनखंड हैं? कुल कितने गुणनखंड हैं एवं उन गुणनखंडों का योग बताएं। ये क्वेश्चन को थोड़ा करके आना है, कर लीजिएगा ना, जल्दी बोलिए यस सर। ये क्वेश्चन को कर लीजिएगा ना, यस सर, जल्दी बोलिए यस सर। ये क्वेश्चन अगर आपसे हो जाएगा तो जल्दी बोलिए, क्योंकि 10 बज गया, टाइम भी हो गया है। ठीक है, तो आपसे यही पूछा है कि 260 के कुल कितने गुणनखंड होंगे। अगर गुणनखंड हैं तो जे गो 10 गो 12 गो जे गो है, तो वो कौन कौन होगा। अगर जो पता हो गया उस सबको जोड़िए, जोड़ के बताइए उसका मान कितना होगा। क्लियर है? तो हम बोल सकते हैं क्या, इस बना के क्वेश्चन को आइएगा यस सर। तो ये कल हम लोग यही क्वेश्चन को पहले डिस्कस करेंगे, और अभी हम चैप्टर 1 का जो नंबर सिस्टम है उसका हम PDF अपलोड कर देते हैं एप्लीकेशन पे भी, और आपका जो व्हाट्सअप ग्रुप है व्हाट्सअप ग्रुप में भी भेज देते हैं। दोनों जगह से आप बना लीजिएगा। क्लियर है? तो अभी आज आपका चल जाएगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं कल के क्लास में। गुड नाइट। कोई दिक्कत किसी को? जल्दी बताइएगा, कोई दिक्कत किसी को, कोई प्रॉब्लम? यस सर, यस सर। चलिए, थैंक यू।